आज की क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इन पैरेलल रेजिस्टर्स देखेंगे। पहले हम लोग दो रेजिस्टेंस का केस लेंगे और फिर तीन रेजिस्टेंस का केस लेंगे और देखेंगे कि अगर हमें मेन करंट पता है तो कैसे वेरियस रेजिस्टेंस में हम लोग करंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय क्विकर मेथड। तो इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये दो केसेस करेंगे, दो रेजिस्टेंस का और तीन रेजिस्टेंस का। So, hello everyone, welcome to my channel Physics Forum. My name is Suhail Ahmed and I am your physics educator. इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है जो मैं बराबर करता हूं आपसे कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। स्टूडेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर नीट एस्पिरेंट एंड जेईई मेंस एस्पिरेंट्स और जिनको आगे सीयूईटी भी देना है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सब सेम है, उनका सारा सिनारियो भी सेम है, करंट का पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न भी सेम है। तो उन सब के लिए ये सारे लेक्चर्स जो हैं बहुत यूजफुल है। तो हम लोग चलते हैं, पहले दो रेजिस्टेंस का केस देखते हैं। दो रेजिस्टेंस के केस में आप देखिए कि यहाँ पर एक मेन करंट है जो आपको पता है। ये आपका जो आई है वो क्या है? मेन करंट, मेन करंट है जो कि आपको पता होना चाहिए या होगा। अब क्या है कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो उसमें एक खूबी होती है कि उसके वेरियस जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट जो होता है वो हमारा V बाई आर होता है, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन केस ऑफ पैरेलल जो है करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसमें जो भी करंट एंटर करेगा I1 और इसमें करंट जो भी एंटर करेगा I2, तो I1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा और I2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा। ये बातें तभी सही हैं कि जब दोनों में V जो है वो कांस्टेंट हो, इनकी सेम हो, यानी कि एक में V1 है दूसरे में V2 है। ये काम कब होता है? जब ये सीरीज में होता है, लेकिन पैरेलल में V बराबर रहता है। तो इसका मतलब है कि जो I1 अपॉन I2 का रेशियो होगा वो हमेशा R2 अपॉन R1 का रेशियो के बराबर होगा। तो अब हम लोग I1 कैसे निकालेंगे? I1 के लिए तरीका क्या है कि I1 किस में करंट है? R1 में है। तो R1 को छोड़ देंगे, R2 को लेंगे और डिवाइड करके हम लोग R1 प्लस R2 कर देंगे और मेन करंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब हम लोगों को I2 निकालना होगा तो I2 करंट R2 में है, तो हम लोग क्या करेंगे? I2 जो है वो करंट लेंगे और I2 करंट चूंकि R2 में है तो R1 को लेंगे, अपोजिट वाला लेना है और R1 प्लस R2 तो सेम रहेगा और इनटू I से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो I1 एंड I2 निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि I1 मान लो कि हमें निकालना है और R1 का वैल्यू जो है मान लो कि 3 ओम है और R2 का वैल्यू जो है वो 6 ओम है और ये जो है हमारा 6 एम्पियर है। तो हम लोग I1 को कैसे निकालेंगे? R2 विच इज 6 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 यानी कि 9 हो जाएगा और इनटू I दैट इज 6। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 6 इंटू 6 36/9 है, तो ये आंसर हो गया आपका 4 एम्पियर। यानी कि इस I1 में ये जो I1 है ये 4 एम्पियर फ्लो होगा। अब I2 की जरूरत ही नहीं है, टोटल 6 है तो 2 4 इधर चला गया तो बचा कितना? 2। तो इस तरह से हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसमें एक चीज और भी देख रहे हैं कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट उतना ही हैवी होगा। 3 कम है, 6 से आधा है तो करंट दुगना है और 6 जो है उसमें करंट हाफ है। तो ये इसीलिए है कि I और R का रिलेशनशिप रेसिप्रोकल होता है। तो इसके बाद हम लोग एक और केस करने जा रहे हैं, उस केस को हम लोग देखते हैं। ये तीन रेजिस्टेंस में, अब ये तीन रेजिस्टेंस का केस जो है हम लोगों ने
लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इस 3 रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा हैंडल अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से कीजिएगा तो काफी टाइम टेकिंग है। आसान है बट टाइम टेकिंग है। तो जैसे मान लो यहाँ भी वही हाल है कि आपको यहाँ पर आई जो है वो पता है, इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3। So what will be the quicker method to find I1, I2, I3? Provided they are all in parallel. ये जो आप देख रहे हैं इसका जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए, सब में वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। तब हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे? अब जैसे I1 है, I1 किस में करंट है? R1 में है। तो R1 को छोड़ के बाकी दो को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जितने भी तीन का दो दो का कॉम्बिनेशन लेना है। तो जैसे R1 का कॉम्बिनेशन होगा किससे? R2 से, प्लस साइन देंगे। फिर R2 का कॉम्बिनेशन होगा किससे? R3 से। और फिर R1 का कॉम्बिनेशन कितना होगा? R3 से। इतने, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, दो दो का सबको जोड़ते जाएंगे और फिर क्या करेंगे? मेन करंट से मल्टीप्लाई कर। अगर I2 आपको निकालना है तो I2 करंट किस में है? R2 में है। तो R2 को छोड़ देंगे तो क्या बचा? R1 और R3, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर R1 R2 प्लस R2 R3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, R1 और R3, और फिर हम लोग क्या करेंगे? मेन करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि पता होना चाहिए। I3 अगर लेना है तो I3 करंट किस में है? R3 में है। R3 जो है वो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? R1 R2 बचेगा। सबकी एक एक बार बारी आएगी और हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R1 और R3 हो जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। इसको एक हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लो ये R1 जो है वो 3 ओम है, ये जो है मान लो 6 ओम है और ये हमारा मान लो कि 12 ओम है और यहाँ से हमारा 24 एम्पियर का करंट चल रहा है। तो हम लोगों को I1 निकालना है। I1 जो है वो 3 एम्पियर में है। तो I1 निकालने का क्या तरीका है? मैंने क्या बताया था कि I1 निकालना, I1 किसमें करंट है? R1 में, तो R1 को छोड़ देंगे और R2 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 इंटू क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा, R1 R2 के साथ, तो 3 इंटू 6 प्लस किसके साथ? R2 R3 के साथ, तो 6 इंटू 12 प्लस फिर R1 R3 के साथ, तो 3 इंटू 12, ये प्लस करके और इंटू आई कितना है? 24। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 72 और ये हमारा कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाई ये 18 हो गया और ये 72 हो गया और ये 36 हो गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 90, ये मिलके 90 हुआ और 90, हाँ, 126 हो गया। तो ये आपका 72 इंटू 24 अपॉन 126 हो। अब कैलकुलेशन, सॉरी ओम नहीं, एम्पियर होगा ना, करंट है। तो यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं कि अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, तो ये हमारा एम्पियर में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोगों ने देखा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट करंट क्विकली इन आवर रेजिस्टेंस। बच्चों ये बहुत ही नॉर्मल मेथड है और इसको बहुत ही इससे याद रखना है ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बड़े काम की चीज है। तो आई होप कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। आगे इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में और क्वेश्चंस में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।